Hello, my dear students. Today we will talk about our main portion of our basic biochemistry, that is carbohydrate. We are starting our basic biochemistry main portion, carbohydrate introduction, and then we will study about its classification and biological function of carbohydrate. First, we will define carbohydrate. What is carbohydrate? As its name indicate, carb means carbon and carbo means carbon and hydrates means water molecule. So hydrates means water molecule. So this is the older definition of carbohydrate, that it is a hydrates of carbon, और वी कैन से कि हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके हर एक कार्बन के साथ एक एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है, और या हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एन मल्टीपल ऑफ कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल CnH2O होल n, यानी कि इसका जो जनरलाइज्ड फार्मूला बनता है कार्बोहाइड्रेट का, सो वो बनता है CnH2O होल n. इट इज़ द n नंबर ऑफ कार्बन एटम n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो अगर हम इस फार्मूला को ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो हम यूँ भी लिख सकते हैं CnH2nOn. और जब हम इसको अभी न्यू डिफिनीशन या मॉडर्न डिफिनीशन पढ़ते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन करते हैं that it is a polyhydroxyaldehyde or ketone and its derivatives. डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि it is polyhydroxyaldehyde or ketone are the compounds which yield those aldehyde or ketone on hydrolysis. Those are called derivative. उन compounds को derivatives बोलते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करके हमें aldehyde या ketone देते हैं. So उन compounds को फिर हम बोलते हैं and it is derivative. Derivatives, or you can write it like polyhydroxyaldehyde or ketone, and are the compound which gives those aldehyde or ketone on hydrolysis is called carbohydrate. So हमारे पास ये जो जनरलाइज्ड फार्मूला है CnH2nOn, कुछ ऐसे भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो इस फार्मूला को फॉलो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते. फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेप्शनल केसेस इसमें भी मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. Lactic acid and acetic acid is having this formula but they are not carbohydrate in nature. और इसी तरह अगर हम देखते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, अगर हम डीऑक्सीराइबोज देखते हैं जो डीएनए के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ये वो 5 कार्बन शुगर है जो डीएनए की स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व है. सो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो इस फार्मूला को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमारे पास वो राइबोज वो 5 कार्बन शुगर है जो कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूडेड है. तो यानी कि इस जनरलाइज फार्मूला के साथ भी एक्सेप्शंस मौजूद हैं. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है. उसमें हम जनरल एग्जांपल ले सकते हैं. द वेल नोन एसिड एग्जांपल इज लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. और कुछ ऐसे हमारे पास शुगर है जो कि डीएनए की स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, which does not follow this formula but it included in carbohydrate as it is 5 carbon sugar. So we will come towards the क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. लेकिन कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में आने से पहले मैं कार्बोहाइड्रेट के लिटिल बिट इसके सोर्सेज के बारे में और इसकी बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बता देंगे, और इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो बाद में पढ़ेंगे. लेकिन हमारे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उसके रिचेस्ट सोर्सेस हमारे पास हैं ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट
मिक्रोमालिक्यूल हैं, मिक्रोबायोमॉलिक्यूल्स हैं जो नेचर में पाया जाता है. It is that one carbohydrate which is occurred abundantly in nature, and it is the primary source of energy in our body. That's why it is much more important for a human body as well as for other animals and living organisms. So हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसका उसके बहुत सारे रिचेस्ट सोर्सेस हैं और इसके बहुत सारे यूजेस हैं. इस कार्बोहाइड्रेट आर मच मोर स्वीट इन नेचर. इट इज हैविंग अ वेरी स्वीट नेचर. दैट्स व्हाई इट कैन easily hydrolyzable in our body, and body can take those carbohydrate is a primary source of energy in our body. So that's why we call that carbohydrate is much more precious and significant macromolecule which occur abundantly in nature, and we can divide it simply on the basis of hydrolysis into a 3 units. हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 बेसिक क्लासेस में. एक कार्बोहाइड्रेट की जो क्लास है जिसको हम सिंपल क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, दैट इज मोनोसेकेराइड्स. और एक इसकी जो दूसरी क्लास है दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड. एंड जो थर्ड वन क्लास है दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और इसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स. सो कार्बोहाइड्रेट को हम डिवाइड कर सकते हैं मेनली इनटू 3 क्लासेस. So we will come first towards the first one class, that is monosaccharide, which is the simplest sugar. Saccharide or saccharum means sugar. This word is coming from saccharum, which means sugar. So जब भी हम सैकराइड्स यूनिट की बात करें या सैकराइड का वर्ड यूज करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये सारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात हो रही है. सो हमारे पास जब भी कार्बोहाइड्रेट का हम नाम लिखते हैं सो इसकी नेम की एंडिंग होती है विद OSE. अगर वो हमारे पास उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो. सो मोनोसेकेराइड्स जो हैं ये वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं. इट इज दैट टाइप ऑफ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच आर मच मोर स्वीट इन नेचर. ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ only one sugar unit. यानी कि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इसके अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वही एक यूनिट है शुगर की, उसको ब्रोकन डाउन करेंगे तो वो शुगर ही नहीं रहेगा या पार्शियली हाइड्रोलाइजेबल हो जाएगा तो उसकी पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक रह जाती है. लेकिन शुगर अगर हम उसको ब्रोकन डाउन या डी नेचर कर देते हैं विद एसिड एंड बेसिस, यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस फर्दर पॉसिबल नहीं है. अगर इसको ब्रोकन डाउन करेंगे, जिस तरह के अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं वो भी मोनोसेकेराइड है, इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं जिस तरह रिस्पायरेशन में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल देते हैं, वो अपनी ही आइडेंटिटी को देता है. उसके जो कार्बन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में पफ्ड आउट हो जाते हैं और उसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं. इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है और दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन शुगर यूनिट. दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइजेबल, cannot be further hydrolyzed. और हाइड्रोलिसिस हम किस तरह कहते हैं, इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ पानी की एडिशन नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे हम एसिड की एडिशन भी करते हैं अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल. यानी हाइड्रोलिसिस सिंपल वाटर में पॉसिबल नहीं है. हाइड्रोलिसिस जब भी हम किसी भी शुगर यूनिट की कर रहे हो या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की करते हैं, ब्रोकन डाउन करते हैं, सो हम वाटर को एसिडिफाई या बेसिफाई कर देते हैं. लेकिन मोस्ट केसेस में हम वाटर को एसिडिफाई करके उसकी हाइड्रोलिसिस या ब्रोकन डाउन कर देते हैं. इसी तरह हमारे पास चूंकि मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट यूनिट है और इसकी जो हमारे पास ये यूनिट कॉम्पोजिशन है, इट्स यूनिट कॉम्पोजिशन इज वेरिंग फ्रॉम 3 कार्बन टू 7 कार्बन यूनिट. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द प्रीफिक्स ट्राई. Oses is the suffix used after the sugars. So जब इसमें 3 कार्बन हो so इसको बोलते हैं ट्राइओसिस. जब इसमें 4 कार्बन हो so it's called tetrosis. और जब इसमें 5 कार्बन हो so it is called pentoses. और जब इसमें 6 कार्बन हो so hexoses and heptoses.
इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो इसको नाम दे दे तो जो प्रीफिक्स जितने नंबर ऑफ कार्बन है वही प्रीफिक्स लग जाएगा और एंड में ओ एस ई लग जाएगा। सो हमारे पास जो ट्रायोसिस है उसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ये मोनोसेकेराइड की फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन यूनिट या नंबर ऑफ कार्बन एटम। और जब हम इसी मोनोसेकेराइड को और भी डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू ग्रुप्स, आइदर दिस मोनोसेकेराइड मे बी इन अल्डोसिस और कीटोसिस, यानी फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो शुगर या वो मोनोसेकेराइड जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद हो उसको हम कहते हैं अल्डोसिस, और वो वाला शुगर जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उसको कीटोसिस बोलते हैं। सो हमारे पास जो 3 कार्बन यूनिट का शुगर है ट्रायोसिस, उसकी जो अल्डो फॉर्म है वो है हमारे पास ग्लिसरल अल्डिहाइड, जो कि आप सब पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में एफईसी में भी के ग्लिसरल अल्डिहाइड जो 3 कार्बन शुगर था जो ग्लाइकोलाइसिस में हम इस इंटरमीडिएट देख रहे थे, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की जब ब्रोकन डाउन हो जाती थी वो हमारे पास बना लेते थे ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। इसी की जो कीटो फॉर्म है इसी 3 कार्बन शुगर की जो कीटो फॉर्म है दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। मैं इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख रही हूँ। तो हमारे पास जो फोर्थ वन जिसमें 4 कार्बन होते हैं वो उसकी अल्डोसिस शुगर का क्या नाम होगा, दैट विल बी एरिथ्रोज। और जो इसकी कीटो शुगर होगी उसका क्या नाम होगा, एरिथ्रोलोज। जो कीटोनिक जो कीटो शुगर होंगे उसकी नेम की एंडिंग होगी LOSE के साथ। और जो पेंटोसिस है उसमें हमारे पास आते हैं राइबोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉमन शुगर हैं जो हमारे पास DNA और RNA के कॉम्पोजिशन में यूज होती हैं, कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व हैं। सो राइबोज, और अगर इसका हम कीटो फॉर्म लेते हैं सो दैट इज राइबोलोज। इसी तरह हम कहते हैं जाइलोज भी 5 कार्बन शुगर है और उसकी जो कीटो फॉर्म है दैट इज जाइलोलोज। और जो हेक्सोसिस है, हेक्सोसिस में बहुत सारे मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स मौजूद हैं, जिस तरह हमारे पास हैं ग्लूकोज, गिलेक्टोज, मेनोज, ठीक है, ये सारे 6 कार्बन शुगर हैं। लेकिन इस ग्लूकोज की अगर हम कीटो फॉर्म लेंगे तो 6 कार्बन शुगर कीटो में फ्रक्टोज हम इसको बोलते हैं। हेप्टोसिस जिसमें 7 कार्बन होते हैं दैट इज कॉल्ड हेप्टोसिस इन केस ऑफ अल्डोसिस। और हेप्टोलोसिस इसको बोलते हैं सीडोहेप्टोलोसिस या हेप्टोलोसिस सिंपली लिख सकते हैं फॉर 7 कार्बन ऑफ शुगर इन केस ऑफ ketonic functional group. So this is the classification of monosaccharides and these are the examples of monosaccharide on the basis of carbon unit, यानी कि कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे इसको नाम दिए गए हैं ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस, और इसके एग्जांपल्स ये हैं। सो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो वाइट पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, स्वीटेस्ट होते हैं नेचर में, इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट होती हैं, लेकिन ये फर्दर हाइड्रोलाइजेबल नहीं होते, ये सिंपलेस्ट शुगर हैं, अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अपनी शनाख्त खो देते हैं। So that's all about the monosaccharide. Now we will come towards the oligosaccharides. ओलिगोसेकेराइड्स में हमारे पास जो अगर हम मोनोमर यूनिट्स के बेस्ड पे इसको डिफाइन करते हैं, सो इट इज दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच विल गिव्स 2 to 10 monosaccharide unit, monosaccharide units on hydrolysis is called oligosaccharides। यानी कि हम मोनोसेकेराइड को तो हम मोनोमर भी कह सकते थे क्योंकि वो सिंगल यूनिट कैरी ऑन कर रहे थे, लेकिन ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास आते हैं, ओलिगो में हम डाइसेकेराइड को भी इंक्लूड करते हैं जिसमें हमारे पास ऑन हाइड्रोलिसिस दोज डाइसेकेराइड विल गिव्स अस
On hydrolysis, it will give us 2 monosaccharide. This disaccharides is the type of sugar which on hydrolysis gives us 2 monosaccharide unit. 2 monosaccharide unit. For example, the most common disaccharide in nature is, you can memorize it with LMS. अदरवाइज ये आपको खुद बहुत भी याद हो जाता है. लेक्टोज, माल्टोज एंड सक्रोजेस. सक्रोज. जो हमारे पास लेक्टोज है, as its name indicate, it is occurred in milk. It is occur both in cow milk as well as in mammal milk in human being. So lactoses are also called milk sugar. It's called milk sugar, and it is made up of 2 monosaccharide unit. That is, on hydrolysis it will gives us, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी H3O इन एसिडिफाइड वाटर डालते हैं, सो इट विल गिव्स अस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाते हैं तो हमारे पास कौन सा डाइसैकेराइड ये बना सकते हैं, यानी इनको मिलाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल इन करेंगे तो ये हमारे पास बना देंगे लेक्टोज. सो हमारे पास जो हाइड्रोलाइजिंग यूनिट है लेक्टोज की, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. और जो माल्टोज है जो बना हुआ है 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से, दिस माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. और यहाँ पे हमारे पास चूंकि जो किस तरह बॉन्डिंग होती हैं, किस तरह ये आपस में मिलते हैं, ये तो चूंकि एक कंडेंसेशन रिएक्शन है. यहाँ पे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है. जब ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है. ये यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ना कि ऐड होगा. दिस वाटर मॉलिक्यूल विल released over here from glucose and galactose and will form lactose. और जो हमारे पास माल्टोजेस हैं, सेम लाइक दैट, अगर हम 2 ग्लूकोज को मिला लेते हैं तो 2 ग्लूकोज हमारे पास जाके एक माल्टोज बनाते हैं on hydrolysis by condensation reaction. Condensation reaction means कि over here there will be a removal of one water molecule by forming glycosidic bond between alpha 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. और अगर हम इसकी बात करते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की, तो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक. और जो सक्रोज है उसमें हमारे पास सक्रोज इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. सो हमारे पास जो सक्रोज है उसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दे, सो इट विल गिव्स दीज 2 monosaccharide unit, और इफ वी कंबाइन दीज 2 monosaccharide unit it can form this sucrose by condensing reaction by removal of one water molecule. किस तरह रिमूव होता है, इसकी किस तरह बॉन्डिंग होती है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, हाउ द डाइसैकेराइड विल फॉर्म फ्रॉम मोनोसैकेराइड एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ दोज ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज और मेनोज, इनमें क्या फ़र्क है और इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं और ये आपस में मिलके किस तरह ये बॉन्डिंग बनाते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी. सो हमारे पास जो डाइसैकेराइड्स हैं, they are less sweet in taste compared to that of monosaccharide. It is less hydrolyzable compared to that of it is hydrolyzable compared to that of monosaccharide. Monosaccharide are non-hydrolyzable. It can be stored again in the form of solid, in the form of crystalline solid powdered. So हमारे पास it can be hydrolyzed into a 2 monosaccharide units, less sweet in taste compared to that of monosaccharides. So हम आगे जाते हैं कि अगर हमारे पास ये 2 यूनिट की बजाय 3 यूनिट दे रहे हो या 4 यूनिट दे रहे हो तो उसके क्या नाम होंगे, उसके क्या एग्जाम्पल है. सो हमारे पास जब 2 से ज्यादा यूनिट दे रहे हो, अप टू 10
monosaccharide unit. On hydrolysis, those carbohydrate is called oligosaccharide. किसको ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं? उस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस देते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है रेफेनोस की, जो कि ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव्स अस 3 मोनोसेकेराइड यूनिट। सेम लाइक दैट आइसोमल्टोज विल गिव्स 3 मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। और इसी तरह स्टाइकोस है जो कि हमें 4 मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड वो होते हैं which on hydrolysis can gives us 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। और जब 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो इसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। सो हमारे पास, हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, पॉली मीन्स मेनी एंड मर्स मीन्स पार्ट्स। मर्स हम कहते हैं पार्ट्स को, या मर्स हम बोलते हैं पार्टीशन को या डिवीजन को। सो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स वो पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलके एक रिपीटिंग यूनिट मिलके एक बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, या 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन दोस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। और अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, सो ऑन हाइड्रोलिसिस दोस पॉलीसेकेराइड कैन गिव्स अस more than that of 10 monosaccharide units, so that is called polysaccharide. Polysaccharide के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पॉलीसेकेराइड के 2 टाइप्स है, वन इज होमोपॉलीसेकेराइड एंड अनदर वन इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। फर्स्ट हम होमोपॉलीसेकेराइड को डिस्कस करते हैं। एज इट्स नेम इंडिकेट, होमो मीन्स सेम, पॉली मीन्स मेनी एंड सेकेराइड्स मीन्स शुगर। सो हमारे पास जब ये मिनी सिमिलर शुगर यूनिट से बनी हुई एक कॉम्प्लेक्स या लार्जर मॉलिक्यूल है, सो दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीसेकेराइड, जिसमें सेम यूनिट कंबाइन होके एक लार्जर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास एग्जांपल में पहला एग्जांपल हम लेंगे, दैट इज स्टार्च, and the another one example is glycogen, and the third one is cellulose. The very well known example of homopolysaccharides are these 3. along with it हम एनोलिन को भी शामिल कर सकते हैं, और खाइटीन, डिक्स्ट्रीन एंड डिक्स्ट्रेन। तो हमारे पास स्टार्च जो है, दीज आर सिंपली द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ये सारे के सारे ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है। स्टार्च जो है, इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्लांट्स। इट इज अ पॉलीसेकेराइड made up of mini glucose unit, और बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन होके एक स्टार्च मॉलिक्यूल बनाते हैं। और स्टार्च जो है, ये वो पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट में स्टोर्ड होता है, प्लांट में स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड है। ह्यूमन बीइंग भी लेते हैं और इसको लिटिल बिट डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन ये मेनली स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है इन प्लांट्स। और जब हम इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ के एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि पॉलीमर बनाते हैं, जो कि जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। लेकिन फिर हम जब ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो तब भी हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन इज आल्सो द स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स। और उसमें भी हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट, ये ग्लूकोज यूनिट है जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के थ्रू? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
और जब हमारे पास ग्लाइकोजन की बात आती है तो उसमें भी हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन भी एक पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बना रहे होते हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है? ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स है, इन ह्यूमन बीइंग है। इन ह्यूमन बीइंग दिस ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर एज वेल एज इन मसल, इन लीवर एज वेल एज इन मसल। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में मेन एक फर्क ये है कि वो तो प्लांट का पॉलीसेकेराइड है और ये एनिमल का है। और दूसरा, स्टार्चेज में ब्रांचेस कम होती हैं। आफ्टर 24 ग्लूकोज यूनिट द ब्रांचेस विल अकर। 24 ग्लूकोज यूनिट यूं बीट्स की तरह, तस्बीह की तरह मिलके एक चेन बना लेते हैं और तब जाके उसमें ब्रांचेस होती हैं। लेकिन अगर हम ग्लाइकोजन में देखते हैं तो 12 या 10 टू या 8 टू 12 यानी 12 से ज्यादा ग्लूकोज एक दूसरे पे सवार नहीं होते, फिर वो अनस्टेबल हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली उसमें ब्रांचेस हो जाती हैं। ग्लाइकोजन इज मच मोर ब्रांच्ड। ब्रांचेस किस तरह बनाते हैं? वो हमारे पास ग्लूकोज जो है उसका जो 6th 1 कार्बन है, ये लेट सपोज कि इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, ये इसका कार्बन नंबर 4 होगा, दूसरे का ये कार्बन नंबर 1 होगा, तो ये वाला कार्बन नंबर 4 होगा, ये कार्बन 1 होगा, ये कार्बन 4 होगा, कार्बन 1 एंड कार्बन 4, कार्बन 1 एंड कार्बन 4। ये जो बांड बन रही है ये तो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बांड है। लेकिन जब हम अप या डाउन देखते हैं तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास हमेशा से कार्बन नंबर 6 आता है, CH2OH। कार्बन नंबर 6 भी सेम बांड बना सकता है कि अगर यही ग्लूकोज यूनिट, लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई दूसरा ग्लूकोज आता है और उसका ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है और इसका यहाँ पे कार्बन नंबर 6 है, तो ये जो कार्बन नंबर 1 है ये इसके कार्बन नंबर 6 के साथ मिलके एक ब्रांच बना लेते हैं और फिर से ये ब्रांच जो है अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है दूसरे ग्लूकोज के साथ बाय बॉन्डिंग थ्रू अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बांड। लेकिन यहाँ पे जो बांड बनता है वो बड़ा स्पेशल होता है, वो बांड अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बांड होता है और इस बांड को हम ब्रांचिंग, यहाँ पे हमारे पास ब्रांचिंग एंजाइम आ जाता है और ये ब्रांचेस बना देता है और यहाँ पे ब्रांचिंग साइट पे जो बांड बनता है दैट इज अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बांड। सो मेन जो डिफरेंस है ग्लाइकोजन और स्टार्च में, ग्लाइकोजन में हमारे पास ब्रांचेस अबंडेंटली होती हैं, बहुत सारी होती हैं, शॉर्ट चेन होता है कंपेयर टू दैट ऑफ स्टार्चेस। स्टार्चेस में ब्रांचेस नहीं होती बल्कि स्ट्रेट चेन होते हैं। और एक जब हम इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं या डिस्टिंक्शन टेस्ट करते हैं तो इसके लिए हम आयोडीन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास स्टार्च सोल्यूशन है और इसको हमने डिटेक्ट करना है तो उस स्टार्च सोल्यूशन को कैसे डिटेक्ट करेंगे? यानी कि हम एक टेस्ट ट्यूब में स्टार्च सोल्यूशन ले लेते हैं, 1% ऑफ स्टार्च सोल्यूशन एंड पुट 1 ड्रॉप ऑफ आयोडीन, और अगर यहाँ पे स्टार्च मौजूद है तो ये कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर, ब्लूइश ब्लैक, नेवी ब्लू कलर दे देता है। सो दैट कंफर्म दैट ओवर देयर इन आवर सॉल्यूशन स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट। और अगर हमारे पास इसी टेस्ट ट्यूब में हमने ग्लाइकोजन लिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम आयोडीन का एक ड्रॉप भी डाल दें सो ये हमें रेड कलर दे देता है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे कोई एनिमल पॉलीसेकेराइड मौजूद है, ग्लाइकोजन मौजूद है। सो हमारे पास दोनों बने हुए हैं ग्लूकोज मोनोमर से और बहुत सारे ग्लूकोज मोनोमर कंबाइन होके क्या बना रहे होते हैं? ये बना लेते हैं एक पॉलीमर। और अगर ये पॉलीमर स्ट्रेट चेन फॉर्म में हो तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास मोस्टली स्टार्चेस होते हैं। और अगर ग्लाइकोजन है तो ये हमारे पास मोस्टली ब्रांचेस बना लेता है। और स्टार्चेस की जब बात करते हैं सो स्टार्च हमारे पास 2 टाइप्स में पाया जाता है, इन स्टार्च या एमाइलोज फॉर्म में पाया जाता है या एमाइलोपेक्टिन फॉर्म में, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो है उसमें ब्रांचेस होती हैं, यानी कि अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाएं कि एमाइलोज ज्यादा सिमिलर है ग्लाइकोजन के साथ या एमाइलोपेक्टिन, सो एमाइलोपेक्टिन इज मच मोर सिमिलर टू दैट ऑफ एमाइलोपेक्टिन इज मच मोर सिमिलर to that of glycogen compared to amylose. Amylose does not having any branches. इसमें branches नहीं होती, it is non-branched starch.
और जो हमारे पास एमाइलोपेक्टिन है उसमें ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और ये हमारे पास नॉन सॉल्युबल इन वाटर होता है, इट इज इनसॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल इन वाटर। और जो हमारे पास एमाइलोस है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। और जो हमारे पास सेलुलोज है, सेलुलोज इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन नेचर। सेलुलोज जो है, ये जो पेपर हम जिस पे लिख रहे होते हैं, रजिस्टर के हो या जिस भी पेज पे ये जो हम राइटिंग कर रहे होते हैं, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। और जो हमारे पास हर एक प्लांट का जो सेल है, उस सेल में सेल जो बना हुआ होता है, all plant cell are having cell wall, and cell wall is having one of the most compulsory component in its composition is cellulose. So इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सेलुलोज कितना कॉमन है, क्योंकि प्लांट सेल बहुत सारे होते हैं, उसके हर एक सेल में सेल वॉल होता है और उसी सेल वॉल में हमारे पास सेलुलोज मौजूद होता है। And the another one types is aniline, chitin, dextrine and dextrine. Aniline जो हमारे पास है, एनोलिन में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, एनोलिन में मोस्टली फ्रक्टोज मौजूद होता है, और काइटिन जो है दैट इज द आउटर, काइटिन इज द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड जो बना हुआ होता है, वो भी काइटिन से बना हुआ होता है। जिस तरह फंगस हो गया, फंगस का सेल वॉल जो है या जो आउटर इंसेक्ट्स होते हैं उसकी आउटर कवरिंग होती है, वो बनी हुई होती है काइटिन से। एंड डिक्सट्रीन, डिक्सट्रीन जो है वो ब्रोकन डाउन प्रोडक्ट है अगेन स्टार्चेस का। जब एमाइलोज एक्ट करता है तो ये हमारे पास बना लेता है, यानी जब स्टार्च पे एमाइलोज एक्ट करता है सो इट विल फॉर्म अमाइलोग्लाइकोज, और उस अमाइलोग्लाइकोज को हम बोलते हैं अमाइलोग्लाइकोज, एंड दोज अमाइलोग्लाइकोज इज कॉल्ड डिक्सट्रीन। यानी कि स्टार्च पे जब एमाइलोज एक्ट करता है, एमाइलोज इज एन एंजाइम, amylase is an enzyme. When this amylase enzyme act on starch, it will convert it into amyloglycose, and those amylo या maltoglycose, maltoglycose डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है maltoglycose. So that is called dextrine, and जो हमारे पास dextrine is also the polymer of glucose. Now we will come towards the heteropolysaccharides. हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स जो हैं उसके नेम मैंने उधर पे इंक्लूड किए हैं लिखे हुए। इसमें हमारे पास मोस्टली हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में जो मेन एग्जांपल्स आते हैं, दीज आर हेपरिन, हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रियाथिन सल्फेट एंड डर्माटिन सल्फेट। यानी इसको हम बोलते हैं मोस्टली दिस हेटेरोपॉलीसेकेराइड is also called म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसको क्यों या हेटेरोग्लाइकेन भी इसको बोल सकते हैं हम, हेटेरोग्लाइकेन, or it's also called mucopolysaccharides, is it is first time म्यूसिन फॉर्म में म्यूकाइड टिश्यू से सिक्रीशन ली गई थी, एक्सट्रैक्शन की गई थी, तो उसमें पॉलीसेकेराइड यही डिस्कवर्ड हुए थे, सो इसको नाम दिया गया है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और इसके जो एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज ऑफ हेटेरोपॉलीसेकेराइड इज हेपरिन। हेपरिन क्या चीज है? हेपरिन जो है ये एंटी कोगुलेंट के तौर पे एक्ट करता है। मोस्टली ब्लड बैंक में जो ब्लड बैग्स में डाला जाता है वो हेपरिन होता है, वो ये एंटी कोगुलेंट के तौर पे एक्ट करता है, ब्लड को कोगुलेट करने नहीं देता। सो हेपरिन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंटी कोगुलेंट। और अलॉन्ग विद इट hyaluronic acid, another one example is hyaluronic acid, and hyaluronic acid, chondroitin sulfate, and keratin sulfate,
sulfate. Along with it, we are having a dermatine sulfate. We are having 3 sulfate, and the third one is dermatine sulfate. So इन सब को हम कंबाइनली कह सकते हैं कि ये हमारे पास गैग्स हैं, ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेन गैग्स, यानी कि इन सब में हमारे पास डाइसैकेराइड से बने हुए होते हैं। इसमें 2 सैकेराइड यूनिट इन्वॉल्व होते हैं और उस पे फिर सब्स्टिट्यूशन हुई होती है। फर्स्ट वन इज हेपरीन, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइथिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट एंड डर्माटीन सल्फेट। इसके अलावा जो इसमें और पॉलीसेकेराइड्स आते हैं उसमें हमारे पास हैं एगारोस एंड पेक्टिन, और पेक्टिन फाइबर भी हम इसको कह सकते हैं। व्हाट इज फर्स्ट, मैं इसको डिफाइन करती हूँ। व्हाट इज एगर जो है ये हमारे पास मोस्टली पॉलीसेकेराइड्स ही हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड हैं, जो कि बना हुआ होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट से। अगेन ये डाइसेकेराइड के फॉर्म में 2 यूनिट ऑफ 2 मोनोमर से बना हुआ होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और ये मोस्टली यूज होता है फॉर बैक्टीरियल कल्चरिंग या बैक्टीरियल मीडियम टू ग्रो अ बैक्टीरिया ओवर देयर। एगेरोस जो है वो इस्तेमाल होता है, वो भी बैक्टीरिया कल्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और एक ये प्रोटीन इलेक्ट्रोफोलिसिस या जेल इलेक्ट्रोफोलिसिस फिनोमिना में यूज होता है एगेरोस। इट इज अगेन मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। And the third one is pectin, which is dietary fiber. It loosen the stool, or we can say it will remove the constipation in human being. So pectin is dietary fiber, which is much more important for the body. And these are called ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन पहले हम डिफाइन कर देंगे कि ये वो लॉन्गर डाइसेकेराइड्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन? ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन are negatively charged. Why it's negatively charged? It's due to its carboxylic acid as well as sulfate group. सल्फेट और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और चूंकि ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड चेन है, ये अनब्रांच्ड होता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड हैं। सो जनरली इट कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट। कितने यूनिट से बना हुआ होता है? 2 यूनिट से। सो इट इज जनरली मेड अप ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड्स यूनिट, और उन डाइसेकेराइड्स यूनिट में एक एसिड शुगर होता है और दूसरा बेस शुगर होता है। एक होता है एसिडिक शुगर, एसिड शुगर, और दूसरा होता है अमाइनो शुगर या बेसिक शुगर। तो एसिडिक शुगर जो है उसको फिर हम इन टर्न देखते हैं कि इसमें हमारे पास या तो ग्लूकोरोनिक एसिड होगा या फिर आयोडोरोनिक एसिड होगा। और अमाइनो शुगर में अगर हम देखते हैं तो ग्लूकोज अमाइन होगा, या गैलेक्टोज अमाइन होगा। सो हमारे पास दैट्स ऑल अबाउट द हीट्रो या होल कार्बोहाइड्रेट, एंड दीज आर अबाउट द हेटेरोपॉलीसेकेराइड और म्यूकोपॉलीसेकेराइड जिनको बोलते हैं। और इसमें हमारे पास जो हेपरीन है वो एंटीकोगुलेंट के तौर पे एक्ट करता है। जो हाइलुरोनिक एसिड है, यस वी विल कम टुवर्ड्स द हाइलुरोनिक एसिड, इट इज यूज्ड इन ब्यूटी क्रीम, यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ ब्यूटिशियन क्रीम। जिस तरह हमारे पास ब्यूटिशियन प्लास्टिक सर्जन बहुत सारे फिलर यूज करते हैं टू फिल द लिप्स, टू फिल द चीक्स और फोरहेड, टू रिमूव द रिंकल, उसके लिए ये हाइलुरोनिक एसिड बड़ा अच्छा काम करता है। और ये मोस्टली मौजूद होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में, और कार्निया के सेल्स में भी ये मौजूद होता है। सो इट एक्ट एज अ जॉइनिंग material, we can say. So hyaluronic acid is most abundantly present in connective tissue. And chondroitin sulfate जो है वो हमारे पास कार्निया में, टेंडन में, लिगामेंट्स में,
या जॉइंट्स या साइनोवियल फ्लूइड्स में बहुत सारे साइनोवियल फ्लूइड में हाइलुरोनिक एसिड भी मौजूद होता है, और कार्नियतीन सल्फेट भी हमारे पास मोस्ट अबंडेंटली मौजूद होता है कार्निया में, या फिर टिंडन में, या फिर कनेक्टिव टिश्यूज में अगेन मौजूद होता है। एंड द थर्ड वन इज जो केराटिन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट इज प्रेजेंट इन कार्निया, सॉरी कार्नियतीन नहीं, कार्नियतीन सल्फेट इज present in joints, and keratin sulfate is present in cornea as well as in tendon or ligament, and dermatine sulfate is present in skin to tighten the skin. And all these are called glucose amino glycoaminoglycan, yeah, glucose aminoglycan GAGs, which are a negatively charged particle, and the negative charge is due to carboxylic acid and sulfate. So that's all about the classification, general classification of carbohydrate. In our next one lecture, inshallah, we will go through reducing and non-reducing sugar and how the bonding occur in disaccharide or in polysaccharides. Thank you so much. Kindly subscribe my channel, and we'll have your basic biochemistry along with chemistry, inshallah. Very soon I will upload my video on chemistry generally.